नमस्ते मेरे किसान भाइयों, मैं हूं तुषार पाटिल समृद्ध किसान से। अभी आज हम आए हैं समृद्ध किसान की एक स्टोरी, जो कहानी है उनकी, जो समृद्ध है। किसान जो खेती में समृद्ध है, डेयरी फार्मिंग में समृद्ध है। हम हमारे पूरे भारत के जो किसान सही में समृद्ध है, ऐसे किसानों को हम हमारे भारत भर के सभी किसानों को मिलवाना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। तो समृद्ध किसान का आज उद्देश्य था, तो समृद्ध किसान को समृद्ध किसानों से मिलवाना। तो आज हमारे समृद्ध किसान चैनल के हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं श्री राजेंद्र चौधरी जी। राजेंद्र चौधरी जी, आपका परिचय कर दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी, अजनाड़, तहसील शिरपुर, डिस्ट्रिक्ट बलिया। तो राजेंद्र चौधरी जी वो पहले से ही खेती कर रहे हैं। उनकी पहले की जो खेती हो, जो पारंपरिक जो खेती करते हैं, उसमें से कपास की खेती वो कर रहे थे, केला की खेती कर रहे थे और पपीता की खेती कर रहे थे। वैसे उनकी खेती ज़्यादा होने के कारण उनकी खेती में तो उनका पूरा तन मन धन से लगाव रहता ही था। लेकिन अभी वो 5 साल से उन्होंने जो डेयरी की फार्मिंग उन्होंने स्टार्ट की है, तो 6 साल में खेती के साइड में उन्होंने जैसे साइड बिजनेस के हिसाब से उन्होंने डेयरी फार्मिंग की बिजनेस भी उन्होंने स्टार्ट किया है। तो हम हमारे किसान भाई को ये बताना चाह रहे हैं कि खेती विद डेयरी की फार्मिंग की खेती में खेती करने में क्या मुनाफा हो सकता है। तो हमारे किसान भाई को ये बताइए राजू भाई कि जो आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, तो डेयरी फार्मिंग में जैसे आप मिल्किंग प्रोडक्ट अपनी जैसे मिल्क आप प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे नज़दीक में आपका शिरपुर तहसील है, वहाँ पे आप दूध सप्लाई कर रहे हो और उसके बाद फिर आप खेती कर रहे हो। तो ये बिजनेस का और हमारा ये रेगुलर बिजनेस में समतोल कैसे हो रहा है, उसमें प्रॉफिट कैसे मिल रहा है? प्रॉफिट देखे जाए तो दोनों जगह अच्छा मिल रहा है हमको। अच्छा, डेयरी फार्मिंग का ऐसा है कि उस डेयरी फार्मिंग में जो मिलना है वो तो मिलना ही है, पर उससे खेती के लिए ये अच्छी बात है उससे कि जो गोबर की खाद आते हैं, अच्छा, वो खेती में डलवाते हैं सब बराबर। तो जो खेती का हमारा यील्ड बढ़ा है वो गोबर की खाद डालने से बराबर। वो अच्छी तरह से बढ़ा है। जैसे 5 साल पहले हम लेते थे उसमें और आज की खेती में बहुत फर्क है। जैसा रासायनिक खाद अभी कम लगने लग गई, कम भी डाला तो भी लग जाता, एक आध बार नहीं भी डाला तो भी लग जाता भी। ऐसा डालना ही चाहिए रासायनिक खाद, ऐसा भी नहीं है फिर डालते हैं हम तो रासायनिक खाद, पर कम डालते हैं अभी। अच्छा। पर जैसा अभी यील्ड के बारे में पूछेंगे तो जैसे पहले हम 6-7 क्विंटल 8 क्विंटल ऐसे तक कपास देते थे एकड़ में, अभी 10 क्विंटल तक आने लग गई, 10 के ऊपर भी आ जाती। ऐसा केला है, तो डेयरी फार्मिंग का दोनों जगह फायदा हुआ है हमको। तो मेरे किसान भाइयों, राजू भाई का कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में खाद के रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। लेकिन इनका कहने का मतलब यही है कि जब से हमने डेयरी फार्मिंग की है, डेयरी फार्मिंग में हमारा डेयरी का प्रोसेस जो बेनिफिट है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो गोबर हम हमारी खेती में डाल रहे हैं, वो गोबर डालने से हमने रासायनिक खाद का खर्चा कम कर दिया है और रासायनिक खर्चा कम करने के बाद भी उनकी प्रोडक्शन वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है। तो खर्चा कम, उत्पादन ज़्यादा, ये उनका सबसे बड़ा मोटिवेशनल यहाँ का एक पॉइंट हम बोल सकते हैं कि किसान भाइयों ने खेती करने से और कुछ डेयरी बिजनेस छोटा सा अगर करता है किसान, बड़े किसान कुछ बड़े पैमाने में, तो अगर उसमें हम कुछ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, 2 पैसा उसमें मिल सकता है, कुछ 2 लोगों को हम उसमें रोजगार भी दे सकते हैं और उसके बाद जो गोबर आ रहा है, गोबर में हम हमारी खेती का प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमें बताइए कि जो आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, डेयरी फार्मिंग में आपके पास कितने एनिमल्स हैं? टोटल एनिमल्स कितने हैं आपके पास? भैंस कितने हैं, गाय कितने हैं और हमारे क्या पास प्रोडक्शन कितना है? 25 भैंसा है, अच्छा, 8 गाय है, जैसे छोटे मोटे मिला के सब 70-80 जानवर है हमारे पास। तो 70 एनिमल्स राजू भाई उनके पास है। उसमें से आपका डेली सुबह और शाम का दूध का प्रोडक्शन वैल्यू कितना आता है? कितना लीटर दूध आप सप्लाई करते हो पर डे? पर डे 170 से 180 लीटर तक डेली दूध चालू रहता है हमारा। अच्छा, 170 लीटर। टाइम मिला के। और आपका कंज्यूमर कौन है यहाँ पे? इसे लोकल कंज्यूमर है या फिर एक ही वैल्यू में हमारा कंज्यूमर? तो हम लोकल कंज्यूमर भी रहते हैं, तो वो कैसा है, एक दिन ज़्यादा आ जाते हैं, एक दिन कम आ जाते हैं। इसके लिए हम थोक में होलसेल में ही व्यापारी को दे देते हैं। होलसेल को क्या रेट में देते हो आप मिल्क को? हम 52 रुपये लीटर उसको जगहों पे दे देते हैं। और 170 रुपये लीटर दूध देते हो आप? नहीं 170 दूध आता है, दूध आता है और 52 रुपये 52 लीटर। के हिसाब से दे देते हैं। तो उस हिसाब से आपकी वैल्यूशन कॉस्ट जो टूल जो आती है उसमें आपका अगर समझो एक भैंस कम से कम वैल्यू, अभी दूध देने वाले एनिमल कितने हैं आपके पास अभी यहाँ पे? हमारे पास वैसे तो 18 से 20 एनिमल अभी दूध देने वाले कंटिन्यू रहते हैं, 20 एनिमल।
जैसे बाकी गाभन रहते हैं, बाकी ये रहते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो 20 एनिमल एनी टाइम दूध तो देने वाले 20 रहते हैं। एनिमल्स 170 लीटर दूध आ रहा है उनका, और 52 रुपये लीटर के हिसाब से जगह से उनका कंज्यूमर होलसेल के हिसाब से वो दे रहे हैं। अभी आप मुझे बताओ, कॉस्ट की वैल्यू हम निकालते हैं अभी, जैसे उनको एनिमल फीड की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई मार्केट में। तो फॉर एग्जांपल आपका दिन में उनको फीड आप जो खिलाते हो उसको, कि एक भैंस कम से कम कितना फीड खाती है, कितने वेट के हिसाब से उनको खाना खिलाते हो, जैसे उनको वेट के हिसाब से आप उनको खाद खिलाते हो। ज़्यादा भैंसा होने की वजह से हमारे साथ सेपरेट तो नहीं खिलाते हैं, पर 20 भैंस मिला के दोनों टाइम मिला के एक पोता ढेप, और डेप की वैल्यू कितनी है अभी, कॉस्ट कितनी है? 2200 रुपये वैल्यू चल रही है उसकी। बराबर 2200 रुपये वैल्यू एक डेप की, उसकी एक बैग की वैल्यू है। और मक्का रहता अपना घर का, बराबर, उसका घर पे ही चक्की है अपना, बराबर। उसका भाड़ा बना लेते। तो मेरे किसान भाइयों, ये पॉइंट सबसे नोट करने वाला है कि राजू भाई दूध तो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो अभी फूड जैसे एनिमल फीड की जो वैल्यू बढ़ गई है, तो वो घर में भी, मुझे उनके यहाँ पे उन्होंने खुद की एक गिरनी बिठाई है, वहाँ पे वो गेहूँ हो गया, कुछ रेसिपी बना के वो अपने आप वो एनिमल फीड भी तैयार करते हैं। उसमें से वो फीड एनिमल के फीड बनाने से वो भी उनकी वैल्यू थोड़ी कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है उनकी। जैसा अपना कोल्ड स्टोरेज रहता है, अच्छा अच्छा, कोल्ड स्टोरेज में से जो वेस्टेज मटेरियल निकलता है उनका, जैसा उनमें सब आता, मक्का आता, ज्वार रहती, दाल आती, वो भी दे देते हम 1200 रुपये क्विंटल के सही बात मिल जाता अपने को। तो उसमें आपका 2 पैसा बच रहा है। एनिमल फीड की वैल्यू बहुत बढ़ रही है। और अपन वाला खाद रहती जो कोल्ड स्टोरेज में से लाते हैं, उसमें सब रहता, सोयाबीन, गुड़ रहता, ज्यादा फाइबर होता है उसमें, शेंगदाना भी निकलता उसमें। सही बात है, वो मिक्स होता है, मिक्स फीड होता है, वहाँ पे होलसेल में सबको ड्राई फ्रूट भी निकल जाते हैं उसमें। वो तो नसीब का मार फिर। सही बात है, वो भी लेके आते हैं 1200 रुपये। तो आपने कभी ऐसा देखा है कि दूध में आपका पर मंथ के हिसाब से मेरी इन्वेंट्री इतनी हो रही है, इसमें मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद फिर गोबर मेरा बैलेंस हो रहा है, और उसके बाद गोबर डालने से मेरी खेती में इतना मुनाफा हो रहा है, ये कभी आपने मैथमेटिक्स आपने कभी देखा था क्या? आप जो लोग कि मैं डेयरी फार्मिंग का सब लेबर निकाल के, कॉस्ट निकाल के, तो 1 लाख रुपए के लगभग हमको मुनाफा रह जाता है मंथली। उसके बाद फिर जो गोबर वो बैलेंस स्लरी निकलती है, वो बैलेंसिंग रहता है। आप देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों कि राजू भाई ने एक नया सेटअप यहाँ पे बिठाया हुआ है। ये स्लरी टैंक है, यहाँ पे कम से कम कितने लीटर का टैंक है? 20,000 लीटर का, 20,000 लीटर का एक टैंक है, और इस टैंक में इन्होंने सबमर्सिबल पंप जो यहाँ पे डाला हुआ है, और यहाँ से सीधा फीडिंग वो अपने पूरे केले में दे रहे हैं। देखो आप देख रहे हो सामने जो केले का जो फील्ड है, आपने एक केले में कोई रासायनिक खाद चलाया कुछ? रासायनिक खाद एक ही डोज दिया है उसका, अभी तक कोई डोज नहीं दिया। आज के हिसाब से अगर देखा जाए मेरे किसान भाइयों की, ये जो देख रहे हो आप क्रॉप की कंडीशन, इस कंडीशन में कम से कम किसान ने 4 या 5 बार खाद के डोज दिए हुए, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन राजू भाई ने यहाँ पे कुछ खाद दिया नहीं है, एक ही डोज दिया हुआ है, और क्रॉप की कंडीशन देख सकते हो सामने आप। जून महीने का प्लॉट है। जून महीने के प्लॉट के हिसाब से अगर आज देखे जाएगा तो ये प्लॉट कम से कम 4-5 महीने का प्लॉट है। 4-5 महीने के प्लॉट में हिसाब से मेरे ख्याल से और 2-3 महीने में उसकी अभी वो फूल पे आ जाएगा, प्रोडक्शन निकलना भी चालू हो जाएगा उनका। दिसंबर जनवरी में मेरे ख्याल से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा प्लॉट का। तो ये उनका बेनिफिट है। तो राजू भाई जो खेती कर रहे हैं, उस खेती में हमारे किसान भाइयों को ये सीखने को मिलना चाहिए कि हम जिस हिसाब से खेती कर रहे हैं अंधाधुंध, 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, 50 एकड़, 60 एकड़, लेकिन राजू भाई जिस हिसाब से खेती कर रहे हैं उनकी वैल्यू कम। जब जैसे वो पहले खेती कर रहे थे, उन्होंने उनका खुद का अनुभव बताया कि मैं पहले कपास लगा रहा था, पपीता लगा रहा था, उनका प्रोडक्शन कम निकल रहा था, खर्च ज़्यादा कर रहा था। तब उन्होंने सोचा कि मेरे खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, गोबर खाद की कमी है। गोबर खाद के रेट बढ़ रहे थे, 5,000 रुपये ट्राली, 4,000 रुपये ट्राली उनको गोबर खाद मिल रहा था, और उसके बाद भी खेत में वो गोबर खाद डालने से प्रोडक्शन उनका ठीक से आ नहीं रहा था, खर्चा ज़्यादा हो रहा था। अगर एकड़ में 5 ट्राली भी डालना होगा तो फिर भी उनको खर्चा कम से कम 25-30 हज़ार रुपये खर्चा उनको हो रहा था। उसके बाद फिर वापस वो अदर खर्चा उनको तो करना ही था। तो उन्होंने ये एनिमल्स जैसे फीडिंग एनिमल्स, जैसे वहाँ पे उनको डेयरी की फार्मिंग में उनको ये मुनाफा, दूध का मुनाफा हो रहा है। उसके बाद गोबर उनका बैलेंसिंग हो रहा है। गोबर डालने से फिर अपने एग्रीकल्चर लैंड से जो भी प्रोडक्शन वो निकालते हैं, केला हो गया, पपीता हो गया, कपास हो गया, झंडू वो फार्मिंग करते हैं, ये सभी प्रोडक्शन में भी वो प्लस में रहते हैं और खर्चा उनका कम रहता है। तो मेरे भारतीय किसान भाइयों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि राजू भाई का आदर्श, समृद्ध राजू भाई जिस हिसाब से हुए, तो उनका समृद्धि का सही में सच्चा मार्ग है डेयरी फार्मिंग विथ एग्रीकल्चर फार्मिंग। दोनों कुल मिला के अगर चलेंगे तो उसमें से हम बैलेंस रहेंगे। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है किसान भाइयों का। एक ही क्रॉप पे, एक ही इस पे चलने से अच्छा हम साइड बिजनेस करना किसान के लिए सबसे मस्ट है, ये महत्वपूर्ण है। और राजू भाई की जो आर्थिक जो गाड़ी है,
जब से 5 साल से 6 साल से उन्होंने ये डेयरी बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है, तब उनकी रूटीन पे चल रही है और 5-120 के हिसाब से उनकी गाड़ी चल रही है। तो नमस्ते मेरे किसान भाइयों, ऐसे ही आपको आगे की जानकारी हम देते रहेंगे। समृद्ध किसान इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।